हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गुप्त काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और टोटल दोस्तों हम लोग 80 से भी प्लस प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो उसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और ऐसा ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं इस वीडियो में। और पहला प्रश्न बोल रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक था। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, श्रीगुप्त। थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि हम लोग को 80 से भी प्लस प्रश्न करना है। ठीक है। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिए और याद करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, गुप्त किसके संबंध थे। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, कुषाणों के संबंध थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करें। 3 में है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 4 में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। तो सूची 1 में देखिए, सूची 1 में प्रयाग इलाहाबाद ये सारे प्रश्न हैं। और सूची 1 में देखिए क्या है, तो चलिए मिलान करते हैं इसको। सूची ए में जो है दोस्तों, सूची ए का जो है देखिए, अगला प्रश्न करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1। ठीक है। ए का 1 होगा, यानी प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख जो है ये इसका जो होगा 1 होगा, यानी कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। और बी का जो होगा, बी का 2 होगा, यानी कि बिलसड स्तंभ लेख जो है ये कुमारगुप्त से संबंधित है। और सी का जो है वो 3 है, यानी कि स्कंदगुप्त से संबंधित है, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है। और मंदसौर लेख जो है ये बंधु वर्मन से संबंधित है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 5 में है, गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट थे। ठीक है। और देखिए ये जो प्रश्न है एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत थी। और ये भी देखिए 2002 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 7 में है, इतिहासकार की वी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि समुद्रगुप्त को। और देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया है ये कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए एसएससी 2002 में, आरआरबी बहुत बार ये रिपीट हुआ ये प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 8 में है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कंदगुप्त। ठीक है। और ये भी देखिए कितने बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 में है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है। और देखिए एसएससी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 10, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुप्त काल से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 11 में है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। ठीक है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। और ये भी देखिए 1999 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 12 में है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। और एसएससी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला प्रसिद्ध था उस टाइम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 14, हिरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि भानुगुप्त से। और देखिए रेलवे 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 15, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ये प्रश्न एनडीए 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न है 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गुप्त काल। ठीक है। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17, फाहियान कहाँ का निवासी था। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चीन का निवासी था। ठीक है। और देखिए रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरेशन द्वितीय किस वंश का शासक था।
तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटक वंश का। ठीक है, वाकाटक, यहाँ पे वाकाटक है और ये रेलवे 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 19 में है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 20 में है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काहौम स्तंभ लेख में। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 में है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 में है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ठीक है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 23 में है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकों का उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 में है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णु थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 में है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है 26 में है, महरौली यानी दिल्ली में स्थित है महरौली, तो महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये चतुर्थ सदी में हुई थी। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया एनडीए 1998 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 27, फाहियान और हेनसांग ने खाली स्थान के राज्यों को देखा। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के। ठीक है, और ये एनडीए में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 28, धनवंतरी थे। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, और ये देखिए CDS 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो 31 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, देवगढ़ का दशावंतर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 16, 17 एवं 19। नेक्स्ट प्रश्न है 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह की शासक के दरबार से जुड़े थे। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। अगला प्रश्न है 34, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न करेंगे 35 में है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन की शासक का दरबारी कवि था। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये समुद्रगुप्त का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37 में है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 38 में है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 39 में है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिनार कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 में है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, कालिदास ने। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए 1999 में BPSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 41 में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह गुप्त काल का है। ठीक है, और ये कि BPSC में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
उपज का छठा भाग, ठीक है। और ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 43 में है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गुप्त काल की, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। और ये देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 45 में है, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना? ठीक है, किसके स्मृति में है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र के। अगला प्रश्न करेंगे 47 में है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयाग के, ठीक है। और ये जो 47 का ना, ठीक है, 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्रयाग के। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2002 और बीपीएससी 2008 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 48, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गुप्त काल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 49 में है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त, ठीक है, गुप्त वंश। और ये जो प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जानकी हरण, ठीक है। बाकी मालवी कांगनी मित्र ये जो है कालिदास का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सारे। और ये देखिए जो प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी 2005 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 51, अजंता गुफाओं के सरीखी यानी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ठीक है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो 51 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि बाघ यानी धार में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52 में है, गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 319 ईसा से 500 ईसा तक, ठीक है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है CGPSC 2003 में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 53 में है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 54 में है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए हैं? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 55 में है, यूरोपियन भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 56 में है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो 56 का राइट आंसर होगा ईरान अभिलेख से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 57 में है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो सभी जो है ये क्रम में है। तो सबसे पहले जो शासन किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहाँ पे है कुमारगुप्त, और उसके बाद स्कंदगुप्त, ठीक है। तो सभी सीरियल क्रम में है। अगला प्रश्न करेंगे 58 में है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? ठीक है, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बयाना भरतपुर से। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमारगुप्त को माना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 60 में जो है दोस्तों कथन और कारण है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है। तो कथन ए में है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ठीक है। और कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। यानी कि जो कारण है ये गलत है, बाकी जो कथन है ये सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 61 में है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिपि, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा गया यूपीएससी 1999 में। अगला प्रश्न करेंगे 62 में है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपा कहलाते थे।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है इसमें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए का 1 होगा। मैं मिलान करता हूँ आपको, इसका दिखाता हूँ आंसर करके इसका, ठीक है। तो सूची 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ए का जो होगा ये ऑप्शन, यानी कि ये 2 वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन ए का जो राइट आंसर है ये 2 वाला होगा, नाटक। विशाख दत्त जो है ये नाटक से संबंधित है। और बी का जो होगा ये 3 होगा, यानी कि बराह मिहिर जो है ये खगोल विद्या है। और सी का जो होगा, सी का 1 होगा, यानी चरक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। और डी का जो होगा ये 4 होगा, यानी कि ब्रह्मगुप्त जो है ये गणित से संबंधित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चारों में से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ ही लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा चारों में से, ठीक है, चारों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 65 में है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिज्ञान शकुंतलम में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 66 में है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गुप्त युग को है, ठीक है, गुप्त युग का है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 67 में है निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ठीक है, आंतरिक कलह। नेक्स्ट प्रश्न है 68, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ठीक है, तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 69, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 70 में है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध है? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 71 में है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये रामगुप्त थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 में है इसमें सुमेलित करना, ठीक है। तो सूची 1 में शासक है और सूची 2 में अभिलेख है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 72 का ये ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त जो है ये इनका जो अभिलेख है ये प्रशस्ति है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लौह स्तंभ लेख है, ठीक है। स्कंदगुप्त का जो है ये भीतरी स्तंभ लेख है और बुद्धगुप्त का जो है यह पहाड़पुर ताम्रपत्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 73 में भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए मुद्रा के प्रकार हैं और यहाँ पे शासक हैं, ठीक है। तो 73 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो कुमार देवी प्रकार जो है दोस्तों ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासक काल का मुद्रा है, ठीक है। और वीणा वादन प्रकार जो है ये समुद्रगुप्त के शासन का मुद्रा है। और चक्र विक्रम प्रकार जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। और कार्तिकेय प्रकार का जो मुद्रा है ये कुमारगुप्त प्रथम का है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है 74 में है सुमेलित कीजिए, इसमें भी सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए शासक का नाम है और यहाँ पे उपाधि है, ठीक है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ए का 1 यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये महाधराज की उपाधि धारण किए थे, ठीक है, महाधराज की उपाधि धारण किए थे। और बी में है चंद्रगुप्त, तो ये जो इनको जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी अश्वमेघ पराक्रम की, ठीक है, अश्वमेघ पराक्रम की। और सी में जो है 3 इसका जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का इनको दिया गया था परम भागवत, ठीक है। और डी का जो होगा 4 होगा। स्कंदगुप्त को जो उपाधि दी गई थी ये दी गई थी सक्रूपम, ठीक है, सक्रूपम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे शासक का नाम है और यहाँ पे पत्नी है उसकी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनके जो पत्नी का नाम था कुमार देवी लिच्छवी, ठीक है, कुमार देवी था या लिच्छवी था। और देखिए रामगुप्त जो है इनके पत्नी का जो नाम था ध्रुव देवी।
ऑप्शन सी में है समुद्रगुप्त, इनके जो पत्नी का नाम था दत्ता देवी था। और ऑप्शन डी में है रुद्रसेन द्वितीय, तो इनके जो पत्नी का नाम था वह था प्रभावती गुप्त। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 76 में है किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। ठीक है, 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्रगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 77 में है कि सर्वराज्योच्छेता यानी कि सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला, ठीक है, की उपाधि किसने धारण की। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 78 में है किसने अंतिम शक रुद्रसेन तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 का ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न करेंगे 79 में है, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए सूची 1 में रचनाकार है और सूची 2 में रचना है। ठीक है, तो 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अब देखिए आर्यभट्ट की जो रचना है ये है आर्यभट्टीय। ठीक है, धन्वंतरी की जो रचना है ये है नवीनतम, और ब्रह्मपुत्र की जो रचना ब्रह्मगुप्त की जो रचना है ये है ब्रह्म सिद्धांत, और ब्राह्ममिहिर की जो रचना है ये है पंच सिद्धांतक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे 80 में है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। ठीक है, दूसरी बार पूछ रहा है, तो 80 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्कंदगुप्त ने दूसरी बार करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 81 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। सूची 1 में है प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में है प्रशासक। तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो प्रशासक जो है दोस्तों देखिए मुक्ति प्रांत जो है ये किसका विभाजन है, तो ये ऊपरी का है। ठीक है, ऊपरी प्रशासक का, और विषय जो है यानी जिला ये विषयपति का है, और नगर जो है ये नगरपति का, और ग्रामी का है। ठीक है, तो अगला प्रश्न करेंगे 82 में है कौन सुमिलित नहीं है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महाश्वपति गजसेना का अध्यक्ष। ठीक है, महाश्वपति जो थे ये गजसेना का अध्यक्ष नहीं थे, ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 83 में है सुमिलित कीजिए। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 84 में है कौन सही सुमिलित नहीं है। तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति से। ठीक है, ये जो है सुमिलित नहीं है। बाकी देखिए किरात जुर्नियम जो है ये भारवी का है, 10 कुमार चरित जो है ये दंडिन का है, और मृक्ष कटिकम जो है ये क्षुद्र का है। ठीक है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न करेंगे 85 में है कौन सही सुमिलित नहीं है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भर्तृहरि मेघदूत, ये जो है सही सुमिलित नहीं है। बाकी वानभट्ट जो है यह अष्टांग हृदय का है, कामदंक ये नीतिसार का है, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस का है। ठीक है, बाकी ऑप्शन डी जो है ये सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 86 में सुमिलित करना है। तो सूची 1 में और सूची 2 में सुमिलित करते हैं। ठीक है, तो 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्रेष्ठी जो है ना ये साहूकार से संबंधित है, सार्थवाहक ये व्यापारी से संबंधित है, कुलिक जो है ये शिल्पी या कारीगर से संबंधित है, और काश्यप जो है ये लेखक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 87 में है मिहिर कुल का संबंध था। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हून से संबंधित है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है 88 में है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मौखरी थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 89 में है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 90 में है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। तो ये 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है,
90 का ऑप्शन डी होगा, उसकी जंग निरोधकता के कारण। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 91 में है पुंड्रवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 में है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो 92 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि बाघ गुफाएं में। ठीक है, बाघ गुफाएं में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 93 में है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक है, अब ये जो प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस 2015 में, और ये भी देखिए 2010 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे 94 और लास्ट प्रश्न है। ठीक है, तो 94 में है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दसपुर शिलालेख से। ठीक है, और ये भी देखिए प्रश्न जो है पूछा गया है एमपीपीएससी 2019 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ का आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।